नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक अहम बैठक ली है। विभिन्न मंत्रियों के साथ में सीएम योगी ने यह बैठक की है। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। लखनऊ में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक हुई है। विभिन्न मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। कई अहम मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा इस बैठक में की गई है। विकास के मुद्दे, प्रदेश से जुड़े कई मुद्दे जिसको लेकर मंथन हुआ है। चर्चा इस बैठक में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक ली है। लखनऊ में यह बैठक हुई है। कई मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में अपने मंत्रियों और प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में बाढ़ की स्थिति, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा और खाद्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत और विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये बैठक प्रदेश में चल रहे संकट और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर गहन चर्चा की। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और अन्य जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लाखों लोगों की स्थिति पर सीएम ने चिंता जताई है। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों को खाद्य किट, दवाइयाँ और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने सड़कों और सार्वजनिक परिवहन की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने 4 लेन और 2 लेन सड़कों के निर्माण को तेज करने को कहा ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन आसान हो। शहरी विकास विभाग को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग से बिजली आपूर्ति को निर्बाध रखने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए कि राशन वितरण में कोई कमी न हो और बाढ़ पीड़ितों तक मुफ्त राशन तुरंत पहुंचे। सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी जिलों में इसे उत्साह के साथ लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सबसे जरूरी है। बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने की सलाह दी गई है। सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बाढ़ से प्रभावित फसलों का सर्वे जल्द पूरा हो ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक बाढ़ संकट और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक भवन में हुई इस बैठक ने एक बार फिर दिखाया है कि योगी सरकार संकट के समय राहत और विकास को साथ लेकर चल रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद और हर घर तिरंगा अभियान जैसे कदम प्रदेश में एकता और प्रगति का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में 546 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 108 परियोजनाओं का शिलान्यास और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल को भगवान कल्की के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसे अयोध्या और काशी को नई पहचान मिली है। संभल को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 546.25 करोड़ रुपए की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सड़क, पुल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। खास बात ये रही, सीएम ने एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया, जो संभल के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए नया अवसर देगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल भगवान कल्की के अवतार की पवित्र भूमि है और इसे अयोध्या और काशी की तरह ही एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अब विकास की बारी है। कि संभल की चर्चा
जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल ये कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज सांभल यानी संभल हो गया। 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया। कैसे कब्जे हो जाते हैं, 19 के 19 कोपों पे कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि पहले संभल में अराजकता थी, लेकिन अब शांति और प्रगति का माहौल है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी। गरीब बच्चा स्कूल में जाता था
न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी। बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी। अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। सीएम योगी का संभल दौरा विकास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम लेकर आया। 546.25 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और राजकीय महाविद्यालय जैसे कदम संभल की नई तस्वीर बनाएंगे। अयोध्या और काशी की तर्ज पर संभल को विकसित करने का वादा लोगों में उत्साह जगा रहा है। ये दौरा न केवल संभल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रगति का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीएम ने मुरादाबाद पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात की और 24वीं वाकडी पीएसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरे में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया। संविधान पार्क में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इन स्थानों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था। लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिता हुआ दिखाई देता है, कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। सीएम योगी मुरादाबाद पुलिस लाइन भी गए, जहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल पूछा, उनके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि पुलिस की मेहनत से ही प्रदेश में कानून का राज कायम है। इसके बाद 24वीं वाहिनी पीएसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा के शासन में मुरादाबाद में ग से गधा पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले माफिया और गुंडे हावी थे, लेकिन अब मुरादाबाद विकास की राह पर है। पीडीए के नाम पर इनको कितनी
चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी औ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करके इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा विकास, संस्कृति और कानून व्यवस्था का अनूठा संगम रहा। 1176 करोड़ की परियोजनाएं, हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क जैसे प्रोजेक्ट मुरादाबाद को नई पहचान देंगे। पुलिस लाइन में जवानों से मुलाकात और जनसभा में उनके संबोधन ने लोगों में नया उत्साह भरा है। ये दौरा दिखाता है कि योगी सरकार विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुठभेड़ में झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह घायल हो गया। 4 लाख रुपए के इनामी इस शातिर अपराधी ने पुलिस की एसटीएफ टीम पर AK-47 और पिस्तौल से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शिवराजपुर चौराहे पर यूपी एसटीएफ और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के बीच मुठभेड़ हुई। धनबाद का ये शातिर अपराधी, जिस पर 4 लाख रुपए का इनाम था, अपने एक साथी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। एसटीएफ को सूचना मिली, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर जेपी राय की अगुवाई में टीम ने शिवराजपुर चौराहे पर घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने आशीष को रोकने की कोशिश की, उसने AK-47 से टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गोलीबारी की, जिसमें आरोपी आशीष रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 3 जवान बाल-बाल बचे हैं। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल, 3 दर्जन से ज्यादा 9mm कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी आशीष रंजन झारखंड और बिहार में हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिशों के कई मामलों में वांछित था। शंकरगढ़ थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए हैं। प्रयागराज में मुठभेड़ यूपी पुलिस की अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाती है। आरोपी के आपराधिक नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस फरार साथी को पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर भारत में भारी बरसात ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। अयोध्या, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे बाढ़ और जल भराव की स्थिति बन गई है। मुंबई में भी बरसात ने जनजीवन को प्रभावित किया। आइए इन सभी जगहों की स्थिति को एक एक बार देखते हैं तस्वीरें। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भारी बारिश और नदी के उफान के कारण कई गांव और सड़कें पानी में डूब गई हैं।
गोंडा और अयोध्या को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है और लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर शुरू किए हुए हैं। तकरीबन 10 दिन हो गया। इस वजह से 10 दिन से पानी बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है और हम लोगों का काम चल रहा है, ये सड़क का काम चल रहा है, इससे ड्रेन हो रहा है, बालू बह जा रहा है, जो मिट्टी पड़ी है वो सब भी बह जा रही है, इसलिए काम में बाधित हो रहा है, काम भी बाधित हो रहा है और बाढ़ का प्रोग्रेस हो रहा है। और किनारे में, बांधे के किनारे में लोग रहते हैं, रहाइश है, वो सभी लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। हम लोगों का काम इससे डिले हो रहा है। हापुड़ के ब्रिज घाट पर गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है और घाट के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव चलाना मुश्किल हो गया है और धार्मिक आयोजन इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने ब्रिज घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और राहत कार्यों के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। यूपी लाइव में मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।